ठीक है, तो कल प्रतिरोध ताप गुणांक देख रहे थे, तो उसका क्वेश्चन लिखिए, उसमें क्वेश्चन नोट करिए। उसमें लिखिए कॉपर वायर की एक कॉइल का कॉपर वायर की एक कॉइल का 0 डिग्री 0 डिग्री तापक्रम पर 0 डिग्री तापक्रम पर प्रतिरोध 0 डिग्री तापक्रम पर प्रतिरोध 25 ओम है। 0 डिग्री पर उसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0.004 पर डिग्री सेल्सियस 0.004 पर डिग्री सेल्सियस हो तो उसका हो तो उसका प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उसका जो प्रतिरोध है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? तो जो कल फार्मूला लिखे थे, आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी होता है। तो 0 डिग्री पे आपको प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है उसका, 25 की 35, 25 है। और 0 डिग्री पर प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है और 100 डिग्री पर निकालने बोल रहा है। तो यहाँ 100 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे 0 पे प्रतिरोध ताप गुणांक और यहाँ पे 0 पे प्रतिरोध, और इसको यहाँ पे हल कर लेंगे तो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 0.4, तो ये 25 इंटू क्या आएगा 1.4, तो कितना आएगा ये 35 ओम यहाँ पे इसका प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पर एक कॉइल का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर एक कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है। 20 डिग्री सेल्सियस पर एक कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है। 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर
प्रतिरोध ताप गुणांक यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है प्रतिरोध ताप गुणांक यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आया? तो इसको आपको यहाँ पे हल करना है, इसको बनाना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सेम क्वेश्चन है, इसी से बनेगा कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध दिया हुआ है उसका, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। 20 डिग्री पे दिया है क्या? तो आप इसको ऐसे बनाओगे, 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, ठीक, कितने पे निकालना है, 60 पे निकालना है, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा नॉट, ठीक, और तापक्रम में कितना चेंज करना है, तो 20 से 60, तो T60 और T20 ये दोनों तापक्रम का क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है, ठीक। तो यहाँ पे उसका प्रतिरोध कितना है, 10, ये हो जाएगा 1 प्लस प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है उसका, 0.0039, और तापक्रम कितना है, 60 है तो 60 रख देंगे, और 20 है तो 20 रख देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसको यहाँ पे हल कर लेंगे, तो 1 प्लस 0.0039 गुणित क्या करोगे, 40। इसको हल करिए, कितना आता है देखिए, हल करके बताइए कितना आता है इसका आंसर। कितना आता है, 11.56। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 11.56 ओम। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें यहाँ पे आ सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। हाँ, उसमें फिर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध के प्रकार, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध के प्रकार। तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रजिस्टर यानी क्या हो गया, प्रतिरोध के प्रकार। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होते हैं इसमें एक होता है कार्बन प्रतिरोध, तो जो कार्बन प्रतिरोध है ये किससे बना होता है, तो ये कार्बन प्लस रेजिन, इनको मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो कार्बन के साथ में रेजिन को बनाते हैं, तो इसको मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं, और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो इसके कारण इसका जो प्रतिरोध होता है, कार्बन का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, तापक्रम परिवर्तित होने से प्रभावित हो जाता है। तो तापक्रम परिवर्तित होने से इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, है ना, घट जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसके को हम क्या बोलेंगे कि इसके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, इसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसकी जो ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता है वो कम होती है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हमको कम पावर रेटिंग की आवश्यकता होती है। तो ये जो है 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए ही बनाए जाते हैं। सही बात में, तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए इनके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, इनके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है, इनके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है, इनके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है। ठीक, समझ में आया? तो इनके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है और इनकी जो ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता है वो कम होती, इसलिए ये 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ये 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ये 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए बनाए जाते हैं। तो इनकी जो पावर रेटिंग है वो कैसी होती है, निम्न होती है, लो पावर रेटिंग होती है इनकी। ठीक, इसके बाद में दूसरे होते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। यानी तार कुंडलित प्रतिरोध। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर हैं, तार कुंडलित प्रतिरोध होते हैं, इनमें क्या करते हैं, सिरामिक की ऐसा नली लेते हैं और सिरामिक की नली के ऊपर में प्रतिरोध वायर को लपेटते हैं और प्रतिरोध वायर को लपेट करके ये बनाए जाते हैं। तो इसमें जो वायर लपेटते हैं वो कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, या फिर यूरेका होता है, मैंगनीन होता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो तापक्रम के कारण इनका जो प्रतिरोध होता है, इनके प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो इसके कारण इनके प्रतिरोध में क्या होगा, स्थायित्व, और इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनको जो बनाते हैं वो 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग तक के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होती है उतनी ज्यादा उसमें ऊष्मा होती है। ठीक है, और उसका भौतिक आकार भी उतना ज्यादा बड़ा होता है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा ये प्रतिरोध सिरामिक की नली पर, ये प्रतिरोध सिरामिक की नली पर वायर लपेटकर बनाए जाते हैं। ये प्रतिरोध सिरामिक की नली पर वायर लपेटकर बनाए जाते हैं। ये प्रतिरोध सिरामिक की नली पर वायर लपेटकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके प्रतिरोध में स्थायित्व होता है, इनके प्रतिरोध में स्थायित्व होता है। इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता उच्च होती है, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता उच्च होती है, इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता उच्च होती है। ये 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग के बनाए जाते हैं। ये 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग के बनाए जाते हैं। ठीक,
एक होते हैं फिल्म टाइप रजिस्टर, फिल्म टाइप रजिस्टर। तो ये जो होते हैं, एक होता है मेटल फिल्म और दूसरा होता है कार्बन फिल्म। तो दो प्रकार के ये रजिस्टर होते हैं, मेटल फिल्म रजिस्टर होता है और कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है। ठीक, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा ये मेटल फिल्म एंड कार्बन फिल्म, ये मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अभिलक्षण कार्बन रेजिस्टेंस से बेहतर होता है। इनका अभिलक्षण कार्बन रेजिस्टेंस से बेहतर होता है। इनका अभिलक्षण कार्बन रेजिस्टेंस से बेहतर होता है। तो इनका जो अभिलक्षण है वो कार्बन रेजिस्टेंस से बेहतर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होते हैं सेरमेट, उसको बोलते हैं सेरमेट रजिस्टर। तो सेरामिक रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें सेरामिक और मेटल दोनों का यूज किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरामिक रजिस्टर। तो जहां पे हमको बहुत ही एक्यूरेट रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान कैसा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, सेरामिक रजिस्टर का यूज करते हैं। सेर का मतलब क्या होता है, सेरामिक। मैट का मतलब क्या होता है, मेटल। तो सेरामिक रजिस्टर इसको बोलते हैं। ठीक, सिरामिक मेटल दोनों को मिलाकर उसको बनाया गया है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा उसमें लिखिए ये सिरामिक और मेटल जैसे नाइक्रोम क्रोमियम, जैसे नाइक्रोम क्रोमियम आदि को मिलाकर बनाए जाते हैं, आदि को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनका रेजिस्टेंस बहुत एक्यूरेट यानी यथार्थ होता है। इनका रेजिस्टेंस बहुत ही एक्यूरेट यानी कि यथार्थ होता है। ठीक, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होता है, एक्यूरेट होता है, बहुत ही वो यथार्थ होता है। ठीक, समझ में आया? उसके बाद में जो कार्बन रजिस्टर होते हैं, इसकी कलर कोडिंग आपको याद रखनी है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ये है रंग, रंग आपको याद रखने हैं, कलर। उसके बाद में है उनका अंकीय मान, गुणांक और है सहनशीलता। तो कलर जो है वो है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट।
गोल्ड, सिल्वर, रंगहीन। तो इस प्रकार से ये रंग है यहाँ पे, और इस रंग का होता है अंक्यमान। इसका अंक्यमान होता है 0 से चालू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 तक। गोल्ड का कोई अंक्यमान नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे गुणांक जो है सब में 10 की घात रहेगी, 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2। तो जो इनका अंक्यमान है वही 10 की घात रहेगी। अब यहाँ पे जो गोल्ड है इसका अंक्यमान तो नहीं होता है, लेकिन इसका गुणांक होता है 10 की घात -1। सिल्वर का होता है 10 की घात -2। रंगहीन का कोई नहीं होता है। अब यहाँ पे जो सहनशीलता होती है गोल्ड की, आपको याद रखनी है, गोल्ड की होती है ±10%, 5%। सिल्वर की होती है ±10%। और जो रंगहीन होता है इसकी होती है ±20%, ठीक। अब जो ब्राउन होता है इसकी होती है ±1%, रेड की ±2%, और ऑरेंज की होती है ±3%। तो ये मुख्य सहनशीलताएं हैं जो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी, जो आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी, ठीक। तो इन सब सहनशीलताओं को आपको यहाँ पे याद रखना है। आई बात समझ में? समझ में? तो कार्बन जो रेजिस्टेंस होते हैं इनमें क्या होता है, कलर्स के ऐसा बैंड होते हैं, कलर की इस प्रकार से यहाँ पे पट्टियां ऐसे बनी होती हैं। तो जैसे कि ये है फर्स्ट कलर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे पहले और दूसरे रंग का क्या लेना है आपको, अंक की मान लेना है, ठीक। तो प्रथम व द्वितीय रंग का अंक की मान लेंगे। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे लेना है अंक की मान। उसके बाद में जो तीसरा रंग है इसका लेना है गुणांक। जो तीसरा रंग है इसका गुणांक लेंगे, और जो चौथा रंग है इसका लेंगे यहाँ पे सहनशीलता। चौथे रंग की लोगे सहनशीलता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसमें लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेना है। तो इतना समझ में आया सबको? अब जरूरी नहीं है कि 3 ही बैंड हो, 4 ही बैंड हो। इसमें 4 पट्टियां हैं, 4 बैंड हैं, 5 बैंड भी हो सकते हैं। यदि 5 बैंड होंगे, 1 2 3 4 5, तो पहले 3 का क्या लोगे, अंक ही मान लोगे। लास्ट तीसरे चौथे नंबर का लोगे गुणांक, और पांचवे का क्या लोगे, सहनशीलता। तो ये 1 2 3 4 5, 4 5, ठीक। 6 कर बैंड हो सकते हैं। यदि इसमें 1 2 3 4
5 6 बैंड है। तो पहले 3 का क्या लोगे आप, अंक के मान 1 2 3 का। चौथे का लोगे आप गुणांक, तो गुणांक ले लो इसका। पांचवे का लोगे आप सहनशीलता, तो इसका सहनशीलता ले लो। और छठवा जो बैंड है ये लगाएगा आपको ताप गुणांक, तो ये आपको इसको बताएगा यहाँ पे, ताप गुणांक को बताएगा। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, इसको सब नोट कर लीजिए। ओके, तो समझ में आएंगे। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो जैसे कि आपको बोला कि रेड ऑरेंज, यानी कि रेड ऑरेंज हरे व सुनहरे, तो ऐसे बोलेगा लाल नारंगी हरे सुनहरे रंग के कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपको देखना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कलर है, तो पहले और दूसरे कलर का क्या लोगे आप, अंक के मान लोगे। तो रेड का कितना है यहाँ पे 2, तो उसका अंक के मान कितना ले लोगे 2। जो ऑरेंज है, ऑरेंज का कितना है 3, तो ऑरेंज का कितना ले लोगे 3। तो पहले 2 का क्या लोगे अंक के मान। अब ग्रीन का कितना है 5, तो यहाँ पे लिखोगे 10 की घात 5, तो इसका क्या लोगे गुणांक, गुणांक यानी इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और चौथा जो रंग है वो कैसा है, सुनहरा है, सुनहरा यानी गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है ±5%। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 23 और 1 2 3 4 5 इतना ओम ±5% होगा। या बोल सकते हैं कि कितने जीरो हैं 5 हैं, तो 2.3 मेगा ओम ±5% इसका प्रतिरोध यहाँ पे होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकते हैं। समझ में आया सबको। ठीक, अब इसी में और क्वेश्चन दे सकता है आपको। जैसे आपको दिया यहाँ पे ब्राउन, ब्राउन यानी क्या होता है भूरा, है ना, ब्राउन ब्लैक गोल्ड सिल्वर। ठीक, तो ब्राउन ब्लैक गोल्ड सिल्वर आपको दिया और इसका बोला कि प्रतिरोध निकालिए, प्रतिरोध का मान इसका निकालिए। तो इसके प्रतिरोध का मान आप निकाल सकते हो, तो इसके प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए।
हम्म हम्म तो ये ब्राउन का क्या ले लोगे, अंक के मान कितना है 1, ब्लैक का कितना है 0, गोल्ड का गुणांक कितना होता है 10⁻⁻1, तो इतना ओम हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा 10%, सिल्वर है 10% आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ओम प्लस माइनस 10% आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से बोल सकता है कि 1.5 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक, कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग ज्ञात करो। तो इसका जो है रंग कूट निकालना है, रंग कूट यानी कलर कोड आपको निकालना है। तो इसका कलर कोड आप निकाल सकते हो। ठीक, तो इसका जो है कलर कोड निकाल लीजिए। तो कलर कोड निकाल लो इसका, कितना आया, हाँ, तो 1 के लिए क्या रखोगे ब्राउन, 5 के लिए क्या रखोगे ग्रीन। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है दशमलव, दशमलव लगाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 10⁻⁻1 किस में होता है गोल्ड, और 10 किसका होता है सिल्वर, तो ये सिल्वर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसका गुणांक हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये दे देगा हमको प्लस माइनस 10%। ठीक, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है टेबल याद रखना है, टॉलरेंस की वैल्यू याद रखना है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, तो एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है इसमें, है ना। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। तो ओम्स लॉ या ओम का नियम जो है ये क्या बताता है कि जैसे कोई ये परिपथ है, ठीक, और इस परिपथ को विभवांतर दिए, तो इसमें क्या प्रवाहित होगी धारा। तो ओम ने बताया कि इस परिपथ की जो भौतिक स्थिति होती है जैसे कि तापक्रम, ये नियत होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो यदि तापक्रम जो है वो नियत है कांस्टेंट है, तो इस परिपथ के किसी भी भाग में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस परिपथ के किसी भी भाग में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यदि परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम नियत होता है, तो उस परिपथ के किसी भी भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम होगा। ठीक, तो जिस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक नियतांक, और ये नियतांक क्या कहलाएगा उसका प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये जो है ये एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है ये, और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं उसका प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये एक नियतांक होता है, और ये किसका अनुपात होता है वोल्टेज और करंट का अनुपात होता है। ठीक, तो ये नियतांक है यानी वोल्टेज और करंट के अनुपात पर इसका मान निर्भर करता है। ठीक, जैसे कि यदि मान लो वोल्टेज यहाँ पे है 1 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 ओम। तो यदि वोल्टेज बढ़ेगी 2 वोल्ट होगी तो करंट भी 2 एम्पियर होगी, तो इसका मान क्या रहेगा। यदि वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगी करंट भी 3 एम्पियर रहेगी, तो अनुपात क्या रहेगा। तो यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा,
एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यदि इसको हम ग्राफ में देखेंगे कि ये बता रहा है धारा के मान को 1 2 3, और ये बता रहा है वोल्टेज के मान को, ठीक, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और इन सभी को हम ऐसे मिलाएंगे और इनके जो निर्देशांक होते हैं, इनके निर्देशांक से एक लाइन खींचेंगे तो हमको कैसी लाइन मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार का जो परिपथ है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय परिपथ। तो रेखीय परिपथ इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ओम का जो नियम है वो केवल किस में लागू होता है, रेखीय परिपथ में लागू होता है। ठीक, यदि ये ग्राफ ऐसे होता या ऐसा होता तो उसको क्या बोलते हैं, अरेखीय परिपथ। तो अरेखीय परिपथ में ये लागू नहीं होता है। रेखीय परिपथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे लीनियर सर्किट। ठीक, तो ओम का नियम जो है वो केवल किसमें लागू होता है, रेखीय परिपथ में, लीनियर सर्किट में लागू होता है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति, यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम इत्यादि नियत हो, कांस्टेंट हो, यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम इत्यादि नियत हो, कांस्टेंट हो, तो उस परिपथ के किसी भी भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के, उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार के परिपथ को रेखीय परिपथ कहते हैं। अतः ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ में लागू होता है। अतः ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ में लागू होता है। अरेखीय परिपथ में यह लागू नहीं होता है। अरेखीय परिपथ में यह लागू नहीं होता है। जैसे अर्धचालक, विद्युत अपघट्य, जेनर डायोड, आर्क लैंप, डिस्चार्ज लैंप, थर्मिस्टर, तो इन सब में ये लागू यहाँ पे नहीं होता है। तो जो आर्क लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप पढ़ते हो, है ना, मरकरी वेपर लैंप पढ़ते हो,
तो उन सब में ये लागू नहीं होता। कार्बन रेजिस्टेंस में भी नहीं होगा। कार्बन प्रतिरोध का क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो कार्बन प्रतिरोध में भी नहीं होगा। तो जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है, धनात्मक है, ठीक है, तो उनमें ये लागू नहीं होता है। तापक्रम यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चला ओम के नियम से कि वोल्टेज करंट में क्या संबंध होता है। ठीक, तो इससे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई और इसको क्या बोलते हैं, मैजिक ट्रायंगल। ठीक है, ये मैजिक ट्रायंगल है, ये है आई, ये है आर और ये है वी, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, मैजिक ट्रायंगल। तो यदि हमको वी चाहिए तो वी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर। यदि हमको आई चाहिए, ठीक है, उल्टा के से बना देते हैं, वी वी ऊपर आ जाएगा, आई है। तो यदि हमको v चाहिए तो v इज इक्वल टू क्या होगा, आई है। यदि हमको i चाहिए तो i क्या होगा, v बटा r। और यदि हमको r चाहिए तो क्या लिखेंगे, v बटा i। तो जो चाहिए उसको दबा दो तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, इसको दबा दो तो v बटा r हो जाएगा, इसको दबा दो तो क्या होगा, v बटा i हो जाएगा। तो यदि वोल्टेज निकालनी है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, करंट निकालनी है तो वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग दे देंगे, और प्रतिरोध निकालना है तो वोल्टेज को धारा से भाग देते। ठीक, तो ये था ओम का नियम, जो केवल रेखीय परिपथ में लागू होगा और रेखीय परिपथ में ये लागू नहीं होगा। अब इसके बाद सीरीज पैरेलल सर्किट है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक।